अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अच्छा तो आज से ना जो लेक्चर रहते हैं, ठीक है, 5 लेक्चर रहते हैं। तो मैं इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करके बनाऊँगा क्योंकि हैंडआउट्स बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ कि 2 दिन के अंदर मैं सारे लेक्चर कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे थ्योरी पे ही बेस हैं। कुछ चीज़ न्यूमेरिकल होगा, जो ज़रूरी होगा ना वो मैं कॉपी में समझा दूँगा, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह ही समझाऊँ। और उसके अलावा जी मैंने लैपटॉप पे ट्राई किया रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन वो वीडियो मेरे लैपटॉप में सेव हुई है, लेकिन वो फाइल्स में नहीं आ रही। पता नहीं क्या इशू है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में इतना। इसलिए मैं मोबाइल पे ही रिकॉर्डिंग करूँगा। तो बस जहाँ से समझना है दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि बस सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें और अपने हैंडआउट्स को लाज़मी देखें वीडियो को देखने के साथ-साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 41 है हमारे पास। ये क्या है? वेव्स एंड पार्टिकल्स के बारे में। अब हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो ड्यूल नेचर होती है, पार्टिकल भी होती है और वेव फॉर्म में भी होती है। इसी तरह इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है, मादा होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी पेंसिल है, बॉल है, वो भी वेव फॉर्म में उसकी भी जो एक फॉर्म है वो पार्टिकल भी है और वेव फॉर्म भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 में क्या कहता है जी? वी थिंक अ पार्टिकल्स एज मैटर हाईली कंसनट्रेटेड इन एटम। इसमें ये बात कर रहा है कि अगर हम एक क्रिकेट बॉल लें, ठीक है, और एक समुंदर की वेव लें, तो क्या ये दोनों सेम इनकी जो मूवमेंट होगी, क्या ये सेम होगी? आप खुद देखो, आप क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ फेंको और समुंदर की वेव होती है, पानी की वेव होती है, क्या वो दोनों की जो मूवमेंट होती है सेम होती है? तो हमें तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल स्ट्रेट मूव करती है, लेकिन जो समुद्र की वेव होती हैं वो अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। वेव्स का मतलब क्या होता है कि अप एंड डाउन या फिर आगे पीछे, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा पढ़े, थर्ड लाइन है कि एंड टुडे वी आर कन्विंस्ड दैट मैटर टेक्स द फॉर्म ऑफ वेव। कहता है कि इन सम सिचुएशन बिहेव एज पार्टिकल इन अदर सिचुएशन। कहते हैं जो मैटर है वो भी कभी कभार वेव फॉर्म में मूव करता है और कभी कभार पार्टिकल में मूव करता है। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूरेटी। ये वेव पार्टिकल ड्यूरेटी कहलाती है। हम किस तरह करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पॉइंट 2 क्या है हमारे पास? पॉइंट 2 हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? हम पहले के आ चुके हैं कि जब हम किसी भी मैटर पर, किसी भी मटेरियल पर लाइट यानी कि फोटॉन्स फॉल करते हैं, तो उसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। लेकिन कब निकलते हैं? जब उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है या फ्रीक्वेंसी होती है एक ख़ास लिमिट से अबव होती है। अगर लो होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, विजिबल नहीं होंगे। लेकिन जब उस फ्रीक्वेंसी को वो फोटोन क्या कहते हैं कि ऑब्टेन कर लेता है, तो उसमें से लाइट एमिट होती है। अच्छा, आगे इसमें तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। यही बातें लिखी हुई जो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या कह रहा है जी? कहता है कि एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, देख जैसे ही हमारी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, द कैनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी जो कैनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। हमें पता है इसके बारे में। आगे क्या है जी? इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कहता है किसी भी फ्रीक्वेंसी पे निकल जाएंगे एज लॉन्ग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज सफिशिएंट लार्ज। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी ताकत है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये पॉइंट है। अगर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं कि ये इस तरह हो सकता है। वह द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन वाज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ना कि फ्रीक्वेंसी। जो लाइट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, वो डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। ये बात लाजमी याद रखिएगा। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं लाइट की, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। आगे बताया गया जी फार जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, नो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड नो मैटर हाउ लार्ज द लाइट इंटेंसिटी वाज। कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बिलो होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होंगे, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं जी आइंस्टाइन के बारे में। कहते हैं कि जी 1905 में आइंस्टाइन ने रियलाइज किया दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड बी एक्सप्लेन इफ लाइट, एक मिनट, यार एक्चुअली कम इन द लिटिल पैकेट्स ऑफ क्वांटा, ठीक है, ऑफ एनर्जी विद द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, ठीक है। आइंस्टाइन की इक्वेशन थी कि इलेक्ट्रॉन तब इमिट होंगे जब हमारे पास E इज इक्वल टू एच भी होगा। और यहाँ एच क्या है हमारे पास? एच यहाँ पे हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकंड। ये वैल्यू लाजमी याद रखिएगा, ठीक है।
If an electron absorb a single photon, it would be able to leave the material if the energy that photon is larger than the certain amount. ठीक है, अब ये वही बात कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब उसकी एनर्जी उस इंटेंसिटी से ज़्यादा होगी जो चाहता होगा। ठीक है, डब्ल्यू इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो इस टाइम वर्क हो रहा होता है ना, तो उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आगे जी देखते हैं हम कहाँ पहुँचे थे। विद द वैल्यू वेरिंग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द मैक्सिमम एनर्जी। आगे सर यही बात बता रहा है, कोई खास बात नहीं बताई उसने, आपने अभी कुछ याद नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम एक और पॉइंट 4 है हमारे पास। अब पॉइंट 4 में क्या होगा कि हम क्वांटम अफेक्ट करते हैं। अब इसमें इसमें है क्या था, इसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें भी लाइट के बारे में बताया गया था कि लाइट दो नेचर की होती है। अब पहले ये पहले बात कर रहा हूँ कि ओल्ड फिजिक्स में ये रियलाइज़ किया जाता था कि जब लाइट को वेव माना जाता था कि लाइट आ रही है, इस तरह की वेव बनी हुई है, ये एक इलेक्ट्रॉन से टकराई है और वापस गई है, दोनों आने की और जाने की जो इसकी स्पीड है या एनर्जी है वो सेम है। लेकिन बाद में क्या किया कि आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन टकराती है, जब वेव टकराती है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम रह जाती है, थोड़ी बहुत उसमें फ़र्क आता है। तो इस इफेक्ट से भी चला था पता कि लाइट क्या होती है हमारे पास, एक पार्टिकल नेचर के तौर पे बिहेव करती है, ना कि सिर्फ वेव ही रहती है। ठीक है, ये सिर्फ लाइट के बारे में बता रहे हैं कि लाइट में ये था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं देखता हूँ यार, छोटा क्लियर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि ये क्या था हमारे पास, ये क्वांटम इफेक्ट था और ये कब हुआ था, 1922 को हुआ था। ठीक है, और एक क्वांटम ने दिया था, एक साइंटिस्ट था। आगे हम बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। 5 के ऊपर कोई खास बात नहीं कह रहा है, कि कहता है कि जब एक्सरे फेंकते हैं किसी मटेरियल से गुजरती है, तो ये वही बात कर रहा है कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, उसकी हिंट थी हमारे पास। आगे हमारे पास समरी है जी, द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट 6 क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इज ई इज इक्वल टू एच ए वी। देखो, द रिलेशन बिटवीन फोटोन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ई इज इक्वल टू एच वी है। एच क्या हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने बता दी थी आगे। ई आपकी एनर्जी है और वी आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डोनेट कर रहा है। आगे देखिए द रिलेटिविस्टिक फार्मूला रिलेटिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। अब इसमें इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ई इज इक्वल टू पी सी। ये पहले हम पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर हम किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम स्केयर सी की 4। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फोटोन हैज़ एम, तो उसका अगर ये बता रहा है मैसिव पार्टिकल के लिए, लेकिन फोटोन का मास नहीं होता, ये लाजमी याद रखिएगा, फोटोन का मास 0 होता है। पॉइंट सी हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड फोटोन, वो क्या होता है हमारे पास, लैम्डा वी। अब लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और सी क्या हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि फोटोन है। ठीक है, पॉइंट डी पे आते हैं जी। फॉर द अबव द मोमेंटम, मोमेंटम की बात कर रहा है कि वेवलेंथ रिलेशन ऑफ फोटोन्स उसकी क्या होती है, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। ठीक है, एच ओवर लैम्डा याद कर लीजिएगा आप। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव वेव एक्सप्रेशन की, तो आप एन वाली जो टर्म है उसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जी, जी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जी फर्स्ट टाइम किसी ने कहा था ना कि अगर पॉइंट 7 पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर किसी ने कहा था कि जो मैटर है वो ऐसा वेव बिहेव कर सकता है, तो वो किसने कहा था, 1923 में कहा था, एक फ्रेंचियन था, इसका नाम था ब्रोगली, ब्रोली कहते हैं। अभी एक प्रिंस था। ठीक है, ये क्या था, एक प्रिंस था, शहजादा था। ठीक है, जिसका भी था, उसने अपनी एक क्वीन दी, जिसको हम बिरोली एक क्वीन कहते हैं, या फिर बिरोली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, एच ओवर पी। ये क्या थी, ये ब्रोली की एक स्टेटमेंट थी। ये स्टेटमेंट से प्रूव होता है कि हर एक चीज़ की वेव होती है, आई मीन कि हर एक मैटर की एक वेव होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है जी किसके ऊपर, उसके मैथ के ऊपर, उसका मैथ कितना है, उसके अलावा उसका, क्योंकि ना देखो ना क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर, ये देखो एक मिनट, देखो ये वाली कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाली जो लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी है। अब पी क्या है, पी इज इक्वल एम में है ना, सॉरी एम वी है। पी क्या होता है हमारे पास, एम वी होता है। ठीक है, मैस एंड वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये डी ब्रोली की इक्वेशन थी, लाजमी कीजिएगा कि डी ब्रोली कौन था, इसने कहा था फर्स्ट टाइम कि मैटर एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं, और इसने अपनी इक्वेशन दी थी। आगे आगे हम देखो उसने बताया हुआ है कि अगर अब देखो ना,
मैं कहता हूँ कि एक क्रिकेट बॉल फेंकता हूँ, वो स्ट्रेट की बजाय वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, ऐसा पॉसिबल है। एक बुलेट है, वो स्ट्रेट की बजाय एक वेव फॉर्म में पॉसिबल करती है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा ही होता है। लेकिन उनकी वेव इतनी छोटी होती है कि आप मेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। अब देखें तो द वेवलेंथ ऑफ, अब बताया गया है कि जो वेवलेंथ है क्रिकेट की, ये क्रिकेट बॉल नहीं है, इसका वजन है हमारे पास आधा किलो, ठीक है। 0.5 kg आधा किलो होता है ऑलमोस्ट। और वो 2 मिली सेकंड की मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आता है? उतना नहीं आता है जितना प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब भी इस बात से आप अंदाज़ा लगाओ कि एक क्रिकेट बॉल की जो वेवलेंथ वो कितनी होगी, 6.63 मल्टीप्लाई टेन की पावर -34, -34, इतनी छोटी वेवलेंथ, लेकिन इसकी वेवलेंथ होगी। तो इससे प्रूफ होता है जी, क्या कहते हैं कि अ, वो मैट्रिक वेवलेंथ होती है। आगे है जी पॉइंट हमारे पास, 20 से ऊपर एक पॉइंट है जी, दिस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल इवन इन कंपेरिजन एन टू एन एटम। कहता है कि बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है अगर हम एटम को कंपेरिजन करें। एटम का साइज कितना होता है? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये एटम की वेवलेंथ होती है। आगे देखें तो अगर हम अब आगे बात की ये जी, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी एनर्जी है वो कितनी है? 15 है, ठीक है। तो आगे हम अब वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, ये लाजमी याद रखिएगा। अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.7 10 की पावर -10 मीटर। ये आता है, ये MCQ में पूछा जा चुका था, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये इसकी वेवलेंथ आ गई है। अब हिसाब लगाओ कि इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी। मतलब कि क्रिकेट बॉल से बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हाली आँख से। अब देखें जी, अगर डीप ब्रोली के कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। अ, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, 9 है सॉरी। ये कहता है कि डिप्रोली की जो हाइपोथेसिस करेक्ट थी हमारे पास, देन वी कैन एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन वेव विल अंडरगो इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कौन करता है? इंटरफेरेंस लाइट करती है, ठीक है। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो मैटर है वो भी इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि मैटर भी वेव की तरह प्रेजेंट कर रहा है। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? डेविसन जर्मन, ठीक है। श्योर दिस वाज ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है जो हमारे पास ब्रोली ने कहा था। एट फिक्स एंगल वन फाइंड शार्प पीक्स इन इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन वाज हिटिंग एंड एटम आर री एमिटेड एंड रिफ्लेक्टिंग। अब रिफ्लेक्ट भी हुआ था यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकरा के। इट्स मीन कि ये पार्टिकल, जो पार्टिकल था, एटम था, हमारे मैटर था, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो वेव फॉर्म को शो कर रहा था, वेव फॉर्म को ऑब्टेन कर रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी चला था, जो हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल होते हैं वो वेव फॉर्म रखते हैं। आगे जी हमारे पास अगेन वही है कि अगर हम यहाँ पे ना, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई मखसूस नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी उसको इलेक्ट्रॉन को जितना चाहे ज़ोर से फेंक सकते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल तो हमारे पास है ना, वगैरह वगैरह। इस पॉइंट में ये बात की गई है। अब पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं जी, किधर गई? हाँ, एक मिनट। अच्छा, 11 में सिर्फ ये, 11 में क्या था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इस तरह की एक वाल लेगी है और इसके पीछे एक स्क्रीन लेगी है, ठीक है। इस वाल के अंदर ना दो सुराख है, एक ऊपर व एक नीचे सुराख है। अब हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को अमिट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अमिट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन वाल से निकलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं जी, वो हमें मतलब कि ऐसा वेव की तरह रिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, और साथ जुड़ते भी हैं, वेव की फॉर्म को शो करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट ने भी हमारी बड़ी हेल्प की थी कि जो मैटर है वो क्या होता है हमारे पास, शो करता है वेव नेचर को, ठीक है। रीडिंग में करता हूँ जी। लेट्स टेक अ स्टेट सिंपल सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन आर इंसिडेंट अपॉन अ मटेरियल। नीचे नहीं ख्याल के रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो आगे बड़ी लंबी बन चुकी है, व्यू रहता है हमारे पास, ठीक है। इसमें एक आता है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ये इंपॉर्टेंट था, डेट वी नीड टू डिस्कस इन फर्दर, ठीक है। अब इसके कोई पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ता हूँ। इट डज़ नॉट मैटर वेदर वी यूज़ लाइट, इलेक्ट्रॉन और एटम, दे ऑल अबव एज वेव। कहता है कि वो मैटर नहीं करता। देखो यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम एटम को लेते हैं या लाइट को लेते हैं, यहाँ पे सारे क्या करते हैं जी, वेव को, मतलब वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज़
unconnected to any internal size of particle. Instead it is dominated by the momentum. ये वही बात कर रहा है कि आगे ना डी ब्रोगली की कॉन्स्टेंट को शो करते हैं। आगे पॉइंट बी हमारे पास, इफ़ वन स्प्लिट इज क्लोज, अगर हम एक स्प्लिट क्लोज कर दें तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रीब्यूट, इंटरफेरेंस तो होगी नहीं। इंटरफेरेंस कौन करता है? वेव करता है, और दो पार्टिकल के जरिए, दो क्या कहते हैं कि होल्स के जरिए होती है। ठीक है। पॉइंट सी क्या हमारे पास, द फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स अराइविंग एट स्लाइड्स कैन बी रिड्यूस सो दे ओनली वन पार्टिकल अराइव एट अ टाइम। ये वही बात कर रहा है, अगर हम उनको दोनों को ख़त्म करके एक कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हमारा इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे और वेव की तरफ वेव नहीं करेंगे। अगर पॉइंट डी हमारे पास, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट विच स्लेट द पार्टिकल गोज थ्रू द इंटरफेरेंस पैटर्न वैनिश, वी कैनॉट सी वेव पार्टिकल नेचर एट द सेम टाइम। अब यहाँ एक बात कह रहा है कि हम कभी भी ना वेव और पार्टिकल नेचर साथ में देख नहीं सकते। हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे या तो वो वेव फॉर्म में होगा या तो वो पार्टिकल नेचर में होगा। हम कभी भी दोनों को एक साथ देख नहीं सकते। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि हम किसी भी मैटर को ना तो वेव और किसी मैटर को वेव और पार्टिकल नेचर के एक वक्त में देख नहीं सकते। अगर हम एक वक्त में उसको रोकेंगे या तो वेव होगा या तो वो पार्टिकल होगा। ऑल दिस इज सो मिस्टीरियस एंड अगेंस्ट ऑल ऑफ एक्सपेक्टेशन, बट दैट्स हाउ नेचर इज। तो ये बात कर रहा है ना, ये कुदरत है। ठीक है। आगे जी हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हमारे पास। अब इसमें क्या था कि इसमें ये कहा था कि जो हमारे पास मैटर होता है वो या तो क्या कहते हैं कि वेव फॉर्म में होगा या तो पार्टिकल नेचर में होगा। एक वक्त में दोनों चीज़ नहीं होगी। इट इन रियल लाइफ वी आर perfectly familiar with seeing a cricket ball at rest. It has both fixed position and fixed momentum. But in the microscopic world, ठीक है, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, are still smaller. दिस इज़ इम्पॉसिबल। कहता है कि इम्पॉसिबल है कि ये रुके हुए हों, मतलब कि रेस्ट में हों, क्योंकि आपको पता है कि एटम हर वक्त मूवमेंट में होते हैं। हाइजेनबर्ग द ग्रेट जर्मन फिजिशियन पॉइंट आउट दैट इफ़ वी वांट टू सी एन इलेक्ट्रॉन देन we have to hit it with some other particle. So let's say that photon hits an electron and enters a detector. It will carry information the detector of position. वही बात कर रहे हैं जी, तो पहले हम बात कर चुके हैं, फिलहाल इसमें बात नहीं की। इसने बस ये बताया हमें कि इसके एक्सपेरिमेंट है ना, सिर्फ हमें ये बात बताई थी कि कभी भी मैटर एक टाइम में मतलब कि सेम रिएक्ट नहीं कर सकता। ना तो ये क्या कहते हैं कि एक वक्त में पार्टिकल में रह सकता है, ना ही एक वक्त में एक वक्त में दोनों चीज़ें शो नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर हम मेजर करते हैं ना, इसको मेजर करने के लिए कुछ भी करते हैं तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेट। इट्स मीन कि अगर हम फर्ज करो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक मतलब के स्टेप पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, लेकिन वो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा। तो हम इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको भी आज तक डिस्कवर नहीं कर सके कि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टाइम किधर होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि कहाँ पे वो वाक़या होगा, क्योंकि हम उसकी क्या कहते हैं वेव फॉर्म को अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर सके। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं पॉइंट 15 की। तो पॉइंट 15 बता रहा है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के ना इस मतलब इस को पढ़ने के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग ने शुरू की थी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए ही हम आज ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स आज से 80-90 साल पहले ना हुई होती तो हम लोग भी कुछ भी ना बने होते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए हमारे ग्राफिक कार्ड वगैरह बने हैं, थर्मिस्टर वगैरह बने हैं, रजिस्टर वगैरह। सही है। बाकी इसमें सिर्फ रीड की जगह आपको समझ आ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज़ आ सकती है। दरअसल हर चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये काफ़ी मुश्किल लेक्चर है। तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं बीमार भी था, तो ये लेक्चर ज़रा सही से बताऊँ तो मैंने इतना रेडी नहीं किया, लेकिन इससे जो आगे वाले लेक्चर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इंशाल्लाह मैं उनको फुल तैयारी से रेडी करूँगा, तो वो लाज़मी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।